हालात तो इतने ख़राब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद मशीन बिक्री है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीन। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज बात बुनकरों की हालत ज़ार की और जो कपड़ा सनत पर असर पड़ा है, ख़ास तौर से इस लॉकडाउन के पीरियड में और उससे पहले। जैसा कि बुनकर समाज से या बुनकर कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अभी से ही नहीं बल्कि जीएसटी, नोटबंदी और अब ये कोरोना, एक के बाद एक 3 बड़े हमलों ने बुनकर समाज और बुनकर कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। आज हमारा खास तौर से मौज़ूए गुफ्तगू यही होगा कि बुनकर समाज इन दिनों दरअसल किन किन परेशानियों से दोचार है। उत्तर प्रदेश में कई अजला में बुनकर समाज अपना रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी इन्हीं से हासिल करता है, हथकरघा चलाकर या पावरलूम से। महाराष्ट्र के बड़ा हिस्से में, खासतौर से मालेगांव में इसको लेकर काफ़ी बड़ी सनत है, वहाँ क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या हाल है, बनारस में क्या हाल है, इन पर हमारी ख़ास तौर से आज कोशिश होगी कि उनका हम हाल जानें ताकि हम ये समझ सकें कि मुल्क की मईशत को रफ्तार देने वाली ये भी एक यूनिट है, लेकिन जब छोटी छोटी यूनिट्स कमज़ोर पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि मुल्क की मईशत को रफ्तार बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालात तो इतने ख़राब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद मशीन बिक्री है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीन। तो दरअसल नोटबंदी के बाद बदहाली के दौर से गुजर रहा मेरठ का बुनकर समाज अब रजिस्ट्रेशन और एनओसी हासिल करने की परेशानी के साथ बिजली महकमे की मनमानी से भी बुनकरों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं और ये बदहाली मेरठ की कपड़ा सनत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इससे जुड़े जो कारोबारी हैं उनका माजी कैसा था उन्हें शायद उतना याद नहीं, लेकिन चूंकि 2006 में यूपी हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब जो हालात हैं उससे उनका मुस्तकबिल बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है। और इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अमूमी तौर पर ये हालात इनके कैसे हैं और साथ ही साथ मालेगांव में जो महाराष्ट्र का एक शहर है वहाँ पर बुनकर बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, वहाँ पर किस तरह की परेशानी है या वहाँ अभी फ़िलहाल क्या हालात हैं। चूँकि कोरोना के दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की थी जिससे बुनकरों की जो ज़िंदगी है, जो उनका कारोबार है, कुछ हद तक चलता रहा था। तो रियासती और मरकजी हुकूमत से अपने मुतालबात को लेकर अब ये जो बुनकर समाज है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ का बुनकर समाज अब आर पार की लड़ाई को तैयार है। मगरबी उत्तर प्रदेश और ख़ासतौर पर शुमाली हिंद में मेरठ कपड़ा कारोबार का एक बड़ा मरकज़ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यहाँ की टेक्सटाइल सनत ने बर्बादी और बुनकरों ने कारोबार की बदहाली का दौर देखा है। समाजवादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद बिजली बिल में बुनकरों को कुछ राहत ज़रूर हासिल हुई थी, लेकिन सरकारी महकमों की लाल फीताशाही हमेशा बुनकरों की तरक्की पर हावी रही है। अब इलेक्शन के इस दौर में कोशिश एक बार फिर से है कि बुनकर मुत्तहिद हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने की उनकी कोशिश है ताकि उनकी ये जो बदहाली है उसमें थोड़ी चमक आ सके। हम आपको बयान सुनाते हैं सबसे पहले कि मेरठ के जो बुनकर हैं या बुनकर समाज या बुनकर कारोबार से जुड़े जो लोग हैं जो वीविंग करते हैं, उनमें कई ऐसे हैं जिनके पास हथकरघा है, जिनके पास पावरलूम है। तो मेरठ से कुछ बयान हमने आपके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं ताकि उनके हालात को हम खुद उनकी ज़ुबानी सुन सकें। ख़राब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस टाइम काम धंधा तो बंद पड़ा बिल्कुल। अब ये इतनी दिनों से मशीनें बंद पड़ी हैं तो काम धंधा कोई चढ़ाने को तैयार नहीं है, तो इसके अलावा कोई और काम हम पाता नहीं। तो अब हम करें तो क्या करें। कोरोना की वजह से फ़र्क तो पड़ा है, हालात कारोबार में फ़र्क पड़ गया, कारोबार बंद हो गया है। हालात इतने हो गए जो 2-4 महीने मशीनें बंद रही हैं, माल बिक नहीं रहा, कोई तैयारी नहीं है हमारे पास, बिजली के ऊपर से माल है, तो बहुत बुरा हाल है। हमारे पास मशीन की तैयारी, माल की तैयारी नहीं है, मशीन बिक्री है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीनों का। पहले मशीनों का ही काम हुआ था, अब ये 1.5 साल से अपना हालात बिगड़ गए। अब हम क्या कर सके, हमारे पे गरीबी आ गई। अब बच्चे बाहर करने लगे, बच्चे परेशान है, बत्ती इतनी महंगी कर दी, अब बच्चे क्या करेंगे। 2019 31 दिसंबर में जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस फ्लैट रेट को ख़त्म किया, उसके बाद
से फिर यही हालात पैदा हो गए। जो मशीनों की स्थिति खराब हो गई थी, काम नहीं चल रहे थे, लोहे के भाव मशीनें बेचनी पड़ी। और साथ साथ सबसे बड़ा साथ में ये भी हुआ कि लॉकडाउन लगा मार्च के लास्ट में, और उसके बाद जो लेबर घर गई, आज तक पूरी तरीके से लेबर नहीं आ पाई। कुछ लोग बर्बादी के कगार पर आ चुके, जो कुछ थोड़े बहुत थे लोग घटा चुके अपनी रकमों को। आज की तारीख में अगर बिल देने का सिस्टम आए तो मशीनें बेच के भी बिल नहीं दिया जा सकता। अब कितनी हैरानी की बात है कि जो मशीन है, जब मशीनें चलती रहती हैं तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है, मशीनें चलती रहती हैं तो घर में चूल्हे जलते रहते हैं, मशीनें चलती रहती हैं तो बावर्ची खाने में एक खुशबू भी आती है, बावर्ची खाना चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, कारोबार चलते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई होती रहती है, खाना पीना होता रहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या वक्त आ गया और क्यों आ गया कि मशीनों को बेचने की अब नौबत आ गई है। और उस पर भी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मशीन अब जब बेचने की कोशिश हो रही है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसी भी खबरें आई कि मशीनों को लोहे के दाम में, यानी मशीन को मशीन के दाम में नहीं बल्कि लोहे के दाम में बेचे जा रहा है, जब जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसे भी अब खरीदने को लोग तैयार नहीं हैं। हम थोड़ा और इस बारे में आपको बता दें कि बनारस में भी काफ़ी बड़ी तादाद है बुनकरों की, और वहाँ भी जो हालात हैं वो बिल्कुल दीगर नहीं हैं। तो बनारस के जो बुनकर हैं उन्होंने किस तरह के हालात का सामना किया है और अब वो किस हाल से गुजर रहे हैं, हम ये आपको सुनाते हैं बनारस के हालात, बनारस के बुनकरों की ज़ुबानी। बंद हो रहा है, बराबर लपटा रहा है, सारी तो भाग रहा है। ये लॉकडाउन से जो कर गए थे बहुत से भाग कर पावर लूम में गए, अब कान पकड़ रहे हैं कि रिश्ता टाली खींच लेंगे, इसमें नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए, ये मेहनत वाला काम तब भाग रहे हैं, उनका पेट वेट नहीं चलता। कारोबार एकदम रसातल में चला गया। यानी नोटबंदी और जीएसटी के बाद हमारा व्यापार 25% रह गया था। आज की तारीख में वो 2-4% भी अगर हम कहें तो मुश्किल कहने में लगता है। वो भी दूसरे सेक्टर्स को सरकार ने कुछ न कुछ ज़रूर किया है, लेकिन बुनकर सेक्टर को, बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया। हम यहाँ तक कि जो एक बिजली और पावर की भी जो प्रॉब्लम थी, उसको भी बिजली काटने के आर्डर आने लगे, और जो सब्सिडी बिजली मिलती थी वो बिजली की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। भाई लॉकडाउन की वजह से आगे कहीं माल बिक ही नहीं रहा है, कहीं रोज़गार है ही नहीं। बड़ी बड़ी शोरूमों में जहाँ माल जाता था वहाँ सेल ही नहीं है, तो क्या होगा? वो भी पेमेंट कहाँ से देंगे? जब आगे उनकी बिक्री होगी तभी तो देंगे। जब उनकी सेल ही नहीं है तो हमारा माल वापस कर रहे हैं। 6 महीने, साल भर, 2 साल का माल जब रिटर्न आएगा तो उसकी क्या दशा होगी? तो आपने सुना, ये हालात है। जो माल ये बमुश्किल तैयार कर पा रहे हैं वो माल बिक नहीं रहा है, बिजली की मार अलग से है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी मराकज़ हैं या पावरलूम सेंटर्स हैं जहां पर जो मजदूर आते थे काम करने के लिए, लेकिन अब पावरलूम की वजह कर जब वो अपने घरों को वापस लौटे तो अभी तक वो वापस काम पर नहीं लौटे हैं। बहुत परेशानी इनके साथ है। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं, कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हाजी हैं आदिल अंसारी साहब, जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने इसको लेकर काफ़ी काम भी किया है, बुनकर समाज के बेहतरी के लिए इन्होंने कोशिशें की हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है। ज़हूर खान हमारे नुमाइंदे हैं मालेगांव महाराष्ट्र में, चूँकि मालेगांव में काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पावर लूम्स हैं, लाखों की तादाद में हैं, और एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, बिहार से ही लोग वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कारीगरी या मजदूरी करने के लिए। तो ज़हूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मालेगांव का ये जो पावर लूम सनत है, कपड़ा सनत है, उस पर कितना असर पड़ा है, महाराष्ट्र की हुकूमत ने क्या हिकमत इख्तियार की, और उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, इन दोनों के बारे में अभी बातचीत करेंगे। आदिल साहब, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपने बुनकर समाज के लिए काफ़ी काम भी किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पहले तो आप हमें बस 1-2 मिनट में ये बता दें कि बुनकर समाज या जो बुनकर कारोबारी हैं उनके हालात इन दिनों हैं कैसे और किन मुश्किलात से वो दो चार हैं। आप अपनी ज़बान नज़र बताइए। कर रहा हूँ कि ये हालत है कि यहाँ पावर लूम लोहे के भाव बिक रही हैं, और जो बिजली के रेट यहाँ फ्लैट रेट माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2006 में जून में फ्लैट रेट किए थे। उससे पहले भी बहुत बुरा हाल था।
वॉल्यूम उस ज़माने में 12-14 रुपए किलो बिक रही थी, ना के मशीनरी के रेट। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा, प्रदेश के लोगों ने, कि प्रदेश के बुनकर बहुत परेशानी की हालत में हैं। तो उन्होंने, जब उनकी सरकार चल रही थी माननीय मुलायम सिंह जी की, तो उन्होंने पूरे प्रदेश की पर ये मेहरबानी की बुनकरों पर। इन बुनकरों में कोई एक जाति के लोग नहीं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई इस काम में लगे हुए हैं बुनकर में। और सब तबाह बर्बाद हो चुके थे जब फ्लैट रेट एक मशीन के केवल 65 रुपए और बड़ी मशीन के 130 रुपए के रेट रखे थे नेताजी ने जी। और 2006 से अब तक कुछ रोटी रोजी हमारी चल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन उसके बाद 2019 31 दिसंबर को माननीय योगी जी ने उनको फ्लैट रेट को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद रीडिंग से बिल लेने की बात कही। पहले ही स्थिति जो बहुत ख़राब थी जी, उसकी स्थिति में आपने रेट जो है फ्लैट रेट ख़त्म किए तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। प्लस ये कोरोना जो है चालू हो गया। अब जो हमारी लेबर यहाँ से गई थी अभी तक भी वापस नहीं आई, क्योंकि साधन ट्रेनों का उसका, और वो घबराए हुए भी हैं। इधर काम भी स्थिति नहीं है, काम भी नहीं है। अब जाके जब हम लोगों ने बहुत पूरे बुनकर प्रदेश के बुनकरों ने रिक्वेस्ट करी जी, मंत्री जी से भी और सब लोगों से, और एमएलसी अशोक धवन जो है वहाँ इसके तुम्हारा बनारस के, उनसे भी रिक्वेस्ट की, मीटिंगें हुई और फिर नहीं माने। उसके बाद 1 सितंबर को पूरे प्रदेश में हड़ताल हमने की, पूरे प्रदेश की। तो 2 तारीख में जब माननीय प्रधानमंत्री को पता चला कि भाई ये क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में हड़तालें हो रही हैं, जबकि बनारस माननीय मुख्य प्रधानमंत्री का जो है क्षेत्र है, पालवानी हल्का है जी। उन्होंने कहा भाई ये पूरे प्रदेश में हो रहा है और खासतौर से मेरे क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। तो उन लोगों ने फौरन आदेश करा, योगी जी से बात करी, अधिकारियों से बात करी कि भाई ये क्या हो रहा है, बुनकरों की आवाज़ सुनो, बुनकर परेशान है। तो 3 तारीख में वहाँ मीटिंग हुई लखनऊ जी, हम लोगों को भी बुलाया, बातचीत हुई। उसमें उन्होंने बहुत बात ऊंच नीच की करने के बाद ये तय पाया कि भाई 31 जुलाई तक हम आपके फ्लैट रेट कर देते हैं, 31 जुलाई 2020। उसके बाद फिर मीटिंग करके कैसे करना है उसको हम रीडिंग से लेना है वो करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम रीडिंग से ना लेके किसानों की भांति अगर आपको फ्लैट रेट में पैसे कुछ कम लग रहे हैं तो उसको बढ़ा के करें, फ्लैट रेट ही उसको बढ़ा के, अगर प्रदेश के बुनकरों को जिंदा रखना चाहते हो। ठीक है, नहीं तो तबाह मैं आपके पास फिर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। इशरत उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से हैं और ये मेंबर हैं बुनकर एसोसिएशन के। इशरत उस्मानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ ये बुनकर समाज या बुनकरों का जो कारोबार है यही नहीं, बल्कि बहुत सारे दूसरी सनतें भी और कारोबार भी कोरोना की वजह से खास तौर से मुतासिर हुई हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या बड़ी मुश्किल है इस कोरोना के दौर में, खास तौर से, हालांकि बातें तो ये कही जा रही हैं कि जीएसटी के वक्त से ही इस पर जो कपड़ा सनत है और बुनकरों का जो कारोबार उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल क्या है और क्या अब यहाँ से आगे आपको रास्ता नजर आता है? इशरत उस्मानी। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने एक शोला बकफ मसले के ऊपर हम लोगों को जमा किया और पब्लिक ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक प्रॉब्लम का सवाल है, बेशुमार प्रॉब्लम है। जो हम लोग बनारस जो अपनी बनारसी साड़ियों के लिए और बनारसी कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, तो पिछले कुछ दिनों में हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से बहुत भारी कंपटीशन थे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसलिए कि जो माल हम प्रोड्यूस करते हैं, जो तैयार करते हैं, उसके सारे ताने बाने हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, या तो चाइना से, या तो बेंगलुरु से, या तो सूरत से। तो जो कपड़े हम प्रोड्यूस करते थे वो पहले से ही हमारी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती थी इन कंपेरिजन टू अदर मार्केट्स। ऐसे वक्त में जब कोरोना ने
ने जब दस्तक दी और पूरी दुनिया को के एक इकोनॉमिक सर्कल को, उसकी चेन को, उसके पूरे एक निज़ाम को जब दरहम बरहम कर दिया, तो ऐसे में ज़रूरत थी कि जैसा कि हमारे आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि सरकार के जो क़याम का जो मकसद होता है कि वो समाज के दबे कुचले और कमज़ोर और महरूम तबके के साथ वेलफेयर स्कीम्स तैयार करें। मगर हमारी ये बदकिस्मती थी कि सूबाई हुकूमत ने बजाय इसके कि हमारे लिए कोई वेलफेयर स्कीम तैयार करती, उसने हमारे फ्लैट रेट के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। अब जब पहले से ही हमारी साड़ियाँ और हमारे तैयार शुदा कपड़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली और उसकी कॉस्ट इंक्रीमेंट थी ही, इसकी वजह से चूंकि हम जो कपड़ा तैयार करते हैं वो आम तौर पर शादी या इस तरीके के फंक्शंस के लिए होते हैं, और मौजूदा कोरोना के दौर में फंक्शंस को अरेंज करना एक तरीके से इलीगल है। जो हुकूमत की, मरकजी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक कोई भी इस तरीके का बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो मसाइल क्या अभी सामने हायल हैं? बिजली को लेकर बातें हो रही है, बिजली के रेट्स को लेकर बातें हो रही है, जो मैन पावर होना चाहिए उसको लेकर बात हो रही है। आगे पिन पॉइंट करके हमें ये बताइए कि मसाइल क्या हायल है और उसका सद्देबाब कैसे होगा, क्या हल अपना आप देखते हैं उसका? देखिए, मसाइल का तो अंबार है। उसके लिए मेरी अपनी एक तजवीज़ है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत जिस तरीके से उन्होंने एक किसान आयोग बनाया है, उसी तरीके से बुनकर आयोग हो, जिसके अंदर हमारी जो ग्रीवांसेस हैं, हमारी तकलीफें, जो हमारी मसाइल हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म हमें मिले जहां से हम अपनी प्रॉब्लम्स को बयान कर सकें और उसके रिड्रेसल के लिए, उसके सद्देबाब के लिए हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी कोशिशें की जाएं। अगर हमें एक छोटी हमारे जो मसाइल हैं उनसे नबर्द आजमा होने के लिए हुकूमत से या हुकूमत के कारिंदों से, शासन ये लोगों से मुलाकात करने के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चलानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से किसान आयोग का गठन किया गया है, उसी तरीके से बुनकर आयोग का भी गठन हो और हर जिले में उसके लेवल से, जो हमारे यहाँ बनारस में एडीआई के लेवल से भी हम अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, मगर वो उतना मुअस्सिर तरीका नहीं है अवाम के या बुनकरों के मसाइल को। अभी जो बात आदिल अंसारी साहब कह रहे हैं बिजली के हवाले से कि बिजली का फ्लैट रेट और इजाफी लोड, तो क्या ये एक मसला है? चूंकि जुलाई तक की लिमिट थी, उसके बाद आगे क्या होगा? देखिए, उसमें अभी तो हमने एक पड़ाव पार किया है। जैसे पहले 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का जो हुकूमत ने कहा है कि हम फ्लैट रेट के सिस्टम पर जो पासबुक से जैसे जमा होता था वो उसको वैसे ही जमा कर लेंगे। इसके लिए हम वजीर आला का और कपड़ा मंत्री का, बिजली मंत्री का, ये तमाम जो वज़रा हैं सूबाई हुकूमत के, हम उनकी खिदमत में इज़हार तशक्कुर पेश करते हैं, इज़हार तबरीक करते हैं। मगर जो अभी ये हमारी जो डिमांड्स हैं बिजली को लेके, उसका ये एक स्टेज है। दूसरा ये है कि आप कुछ भी करिए, जैसे 2006 से उस वक्त की मुलायम सिंह सरकार ने जब हमें फ्लैट रेट सिस्टम पर किया था, तो अभी हम 72 रुपये जमा करते थे पर पावर लूम जी। तो हमारा ये कहना है कि उस वक्त जैसे किसानों की तर्ज पर ये हमें अलॉट किया गया था, ये स्कीम हमें दी गई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो इंक्रीमेंट महंगाई का जो तनाजुर है, उस तनाजुर में जो आपने किसानों को बढ़ाया, उसी तनाजुर में आप बुनकरों का भी बढ़ा लें। और उस वक्त जो अपर ये चीफ एडिशनल सेक्रेटरी के साथ जो अभी हम कुछ दिन पहले लखनऊ में हमारी मुलाकातें हुई थी, टेबल टॉक हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी एक कैलकुलेशन किया था जिसमें तकरीबन 187 रुपया वो रेट आ रहा था। चलिए ठीक है, तो ये आपके अहम मुतालिबात हैं फिलहाल जो सामने जो पूरी हो, उस पर आप कह रहे हैं कि किसान आयोग की तर्ज पर एक बुनकर आयोग बनाया जाए। मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं, चलता हूं महाराष्ट्र में भी एक बड़ा जो खासतौर से मरकज है मालेगांव शहर में, वहां महाराष्ट्र हुकूमत की जो नीति है हम कह सकते हैं वो कैसी है और क्या कोरोना के दौरान उस पर भी खासा असर पड़ा है। लेकिन पहले आपको हम मालेगांव में इस शोबे से, इस सनत से जुड़े जो लोग हैं उनका बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। पीसी हो गया और साड़ियाँ हो गई, इसमें कोई डिमांड नहीं था, इसका कोई लेवाल नहीं था, क्योंकि तमाम मुल्क की तमाम मंडियाँ बंद थी।
हमारा माल लेने वाला कोई नहीं था। रिटेल काउंटर बंद थे, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो अपने परचेसिंग पावर उनके पास था नहीं, इसलिए जो यूनिट चालू भी हुए थे वो डगरडोग पोजीशन में चालू हो रहे थे और जैसे तैसे हमने आज तक खींच के लाया है। लेकिन आगे हम क्या होगा हम ये बता नहीं सकते, हालात इंतहाई बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जितने भी पीसी वगैरह जिसमें मंदी थी, जो लॉस में चल रहे थे, वो सब अपना कन्वर्ट किए कॉटन पे, और कॉटन में जो 60-50 का एक ख़ास वाहन जो चलता था, ज़्यादातर लोगों ने उसी को फिर से शुरू किया और डिमांड से ज़्यादा माल तैयार होने लग गया। इसकी वजह से व्यापारियों ने इसका फ़ायदा लिया कि उसका मुसलसल। अब चलते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर खां के पास जो हमारे साथ मालेगांव से जुड़े। ज़हूर, हम अभी उत्तर प्रदेश में जो बुनकर कारोबारी हैं उनको दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ दोनों मेहमान अभी मौजूद भी हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में जीएसटी, नोटबंदी और अब ये कोरोना, इसका असर मालेगांव के बुनकर कारोबारियों पर कितना पड़ा, अभी मौजूदा हाल क्या है? मालेगांव शहर में 3 लाख से ज्यादा पावरलूम हैं, 1.5 लाख मजदूर इन पावरलूम पे मजदूरी करते हैं। कोरोना के दौरान में एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि मुंबई, थाना और दीगर शहरों से मजदूर अपने शहरों को चले गए थे, लेकिन मालेगांव एक ऐसा शहर था यहाँ से मजदूर मुंतकिल नहीं हुए। में जब बढ़ता गया, 2000 से ज्यादा अमवात जब हो चुकी, तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि इस शहर के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ तंजीमों से बात की गई, स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे नामजद किए गए। उन ऑफिसरों से तंजीमों ने, सियासी पार्टियों ने ये अपील की कि इस शहर को अगर बचाना है तो इस शहर का कारोबार जारी रहना चाहिए, क्योंकि इस शहर में 40% से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी सतह की लेवल से नीचे रहते हैं, निचली जिंदगी गुजारते हैं, और उनके लिए जरूरी है कि उनका कारोबार शुरू हो। तो हुकूमत की जानिब से भिवंडी, इचलकरंजी और मालेगांव के जो हुकूमत की जानिब से भिवंडी, इचलकरंजी और मालेगांव के जो पावरलूम थे वो जारी किए गए, और जिसकी वजह से जो मजदूर है उनको राहत मिली। लेकिन मजदूरों को ये राहत जो है वो आर्जी तौर पे थी। आज जून के महीने में शुरू हुआ, जून, जुलाई, अगस्त का महीना गुजर चुका है, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है, नफा नहीं है। और आज जो है बुनकर इतने परेशान हो चुके हैं, जैसे तैसे अपनी ये कारोबार चला रहे। बुनकरों का ये कहना है कि हुकूमत ने हमें आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में तो डाल दिया, लेकिन हम जनरल वार्ड से निकल के बाहर नहीं आ सकते, इतनी मजबूरी यहाँ पे है। और कुछ दिनों अगर ऐसे हालात रहे, बरसों से मालेगांव शहर के पावरलूम के हालात ऐसे रहे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम बनाई वो ऑटोमेटिक पावरलूम के लिए बनाई। जो यहाँ पे पावरलूम जिसे हम घरेलू सनत कहते हैं, उस सनत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, और उस वजह से ये सनत जो है धीरे धीरे जो है अब बंद होने की कगार पर है, या हो सकता है कि मंदी का शिकार भी हो जाए। जी, मेरा सवाल ये भी था कि जैसे चूंकि मालेगांव में जो इतने ज़्यादा पावरलूम्स हैं, तकरीबन 3 लाख आपने बताया, और बड़ी तादाद में यूपी, बिहार से वहां पर कारीगर या मजदूर आते हैं, तो क्या कोरोना के इस दौर में उस पर इन मजदूरों की किल्लत या कमी का कोई असर पड़ा? नहीं, मजदूर यहाँ से मुंतकिल नहीं हुए, यानी अपने शहरों में गए नहीं। जो मजदूर यहाँ बरसों से आ चुके हैं वो मजदूर यहीं पे अपना घर बना के यहाँ पे छोटे मोटे झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं। यहाँ पे बिस्सी जो चलती है वो बिस्सी में अपना घर बसाए हुए और यहीं पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मजदूरों की तकलीफ नहीं हुई। रोजगार की तकलीफ थी और भुखमरी का शिकार होने का अंदेशा था, इसलिए यहाँ पे ये शुरू किया गया। हुकूमत ने ये फैसला अच्छा लिया, लेकिन आज जब 4 महीने के बाद में बिजली का बिल देखने के बाद में बुनकर जो है वो बहुत परेशान है कि बिजली का बिल एक साथ 4 महीने का जब आया तो वो 4 पट बढ़ के, 2 पट बढ़ के, 3 पट बढ़ के इतना बिल है। तो जो बिल जो है वो भर नहीं पाएंगे, और बिल नहीं भरने की वजह से गवर्नमेंट से अभी मुतालबा किया जा रहा है कि आप बिजली का बिल जो है, कोरोना के दौरान का जो बिल था वो माफ किया जाए, लॉकडाउन का जो बिल था वो माफ किया जाए, ताकि बुनकर को थोड़ी राहत मिले। और कपड़ा यहाँ से तैयार हो रहा है, यहाँ का मार्केट तो शुरू हो गया, यहाँ के बुनकर तो अपना माल तैयार कर रहे हैं, लेकिन पाली, बालोतरा, गुजरात और दीगर शहरों में जहाँ पे प्रोसेस के लिए यहाँ से माल जाता है, वहाँ के प्लांट अभी तक के कुछ जारी हुए और कुछ बंद हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ज़हूर, आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से हाजी आदिल अंसारी साहब का रुख करता हूँ। समाजवादी पार्टी लीडर हैं, बुनकरों के लिए काफी काम भी किया है। आदिल साहब, 2 चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि मसाइल दरपेश होते हैं और मसाइल में जीने का इंसान जो है वो आदी हो जाता है या फिर अपना रास्ता बदल लेता है। तो क्या हम ये समझें
के मसाइल जो है वो हल की तरफ गामजन है, या फिर ये कि बुनकर समाज अपना नाता इस कारोबार से तोड़ लेगा? गवर्नमेंट ने की है तो नाता तो हर कीमत से ऑटोमेटिक टूट जाएगा, क्योंकि अगर राहत नहीं दी ऑटोमेटिक टूट जाएगा, क्योंकि अगर राहत नहीं दी, बिजली की राहत नहीं दी, क्योंकि अब से पहले एडीआई पहले क्या करता था, यहाँ जो है कटाई मिल थी सरकारी जी, सारी कटाई मिल खत्म हो गई, बंद हो गई। अब हमें जितना धागा खरीदना पड़ता है प्राइवेट मिलों से खरीदना पड़ता है। ये जब चाहे रेट बढ़ा देते हैं, पूरे मालिक है, जब चाहे घटा देते हैं, जब चाहे बढ़ा देते हैं। इसकी दिक्कतें तो हमारे साथ है ही रेगुलर, प्लस ये बिजली की मार। अगर बहुत सारे बुनकर अपनी मशीनों को तोड़ के बेच के, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, अलग अलग कामों में लग गए हैं। कुछ जो बचे हैं, मैं जहां तक समझता हूं, अगर सरकार ने बुनकरों पर रहम नहीं किया जी, इनकी तरफ नहीं देखा, हाँ, हमारा कहना है किसानों के भांति हमें बिजली दी जाए, हमारे बच्चे पल जाएंगे, सब लोग परेशानी में हैं। सरकार है, सरकार को अगर हम लोगों को नहीं देखेंगे गरीबों को तो सरकार का क्या फायदा? ठीक है। अब इरशाद साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे लेने के लिए आ रहा हूं, फिर वक्त बिल्कुल नहीं है, 30-40 सेकंड में बता दें। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना पुरुमीद है आपके बुनकर कारोबारी जो हैं वो आने वाले दिनों में बेहतर हो पाएंगे, या फिर ये कि दूसरा रास्ता जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आदिल साहब से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आखिरी मेरा एक कंक्लूड कर रहा हूं कि जो अभी तक जो सिचुएशन बनी है कोरोना की वजह से और हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, बनारस जहां पे एक पावरलूम आमतौर से 1 लाख रुपए की रहती है, ये कोरोना के वक्त में बिजली की मार से और उसके बकायेदार होने की, सरकार के बकायेदार होने की वजह से बिजली विभाग के हम लोगों ने 18 रुपया किलो के कबाड़ के भाव में पावरलूम बेचे हैं, 14 लाख रुपए की एम्ब्रॉयडरी मशीन को 80,000 रुपए में बेचे हैं। और ऐसे में अगर हुकूमत हमारी ये जो फ्लैट रेट की मांग है किसानों की तर्ज पर, उसको अगर नहीं मानेगी तो हमारा जो बुनकर तबका है जो 80% मजदूरी पर साड़ियां या कपड़े तैयार करता है, उनकी जो जिंदगी है बिल्कुल अंधेरे में है। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, और जैसा अभी आपने कहा कि जो वजीर हैं इस मामले के उत्तर प्रदेश में, वो खासा उनका ध्यान है। उम्मीद करता हूं कि आपके मसाइल हल हों और बुनकर जो कारोबारी हैं वो उनके लिए भी अच्छे दिन आए। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। तो इतने खराब हैं कि बस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद मशीन बिक्री है और कोई लेने को भी तैयार नहीं मशीन। लद्दाख LAC पर बरकरार है कशीदगी, सरहद पर चीन की ना